शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ देहरादून से इस वक्त हमारे पास है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना विज्ञापन निकाले ही श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में नियुक्ति की खबर आ रही है। सहायक अध्यापक को विश्वविद्यालय का सहायक कुलसचिव बना दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मित्र बताए जा रहे हैं सहायक अध्यापक। मंत्री जी के मित्र होने का सहायक अध्यापक को फायदा मिला है। बिना विज्ञापन निकाले सहायक अध्यापक से सहायक कुलसचिव नियुक्त कर दिए गए मंत्री के करीबी को। हैरान कर देने वाला मामला रिपोर्ट हो रहा है देहरादून से। मंत्री जी के करीबी हैं ये श्रीमान, जिनकी नियुक्ति बगैर विज्ञापन निकाले ही हो गई सहायक कुलसचिव के पद पर। यह है व्यवस्था। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं हम। सहायक अध्यापक को बगैर भर्ती निकाले, बगैर विज्ञापन निकाले सहायक कुलसचिव नियुक्त कर दिया गया। बड़ी खबर देहरादून से। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्री जी के करीबी होने का लाभ मिलना बताया जा रहा है इस मामले में। बड़ी खबर देहरादून से। अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, बड़ा मामला, कौन है ये श्रीमान, किस मंत्री के करीबी हैं, कैसे लाभ मिला, सब कुछ बताएं। राजेंद्र, देखिए जितनी भी जानकारी मिल रही है ये उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के करीबी हैं और चूंकि उन्हीं की वजह से इनकी प्रतिनियुक्ति हुई बताई जा रही है। प्रतिनियुक्ति का एक नियम होता है, जब भी किसी विश्वविद्यालय किसी विभाग में कोई प्रतिनियुक्ति के लिए कोई पद खाली होता है तो उस पर विज्ञापन निकाला जाता है। उस पर तमाम जो अहर लोग होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो आवेदन करते हैं और आवेदन के बाद उनका इंटरव्यू होता है। लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया शासन में नहीं अपनाई गई और ये रुद्रप्रयाग के एक स्कूल में सहायक अध्यापक हैं और विश्वविद्यालय में इनको सहायक कुलसचिव के पद पर बैठाना अपने आप में एक सवालों के घेरे में इस पूरी प्रक्रिया को, इस नियुक्ति को खड़ा कर दे रहा है और इस मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर सवाल उठ रहे हैं। जी, स्वाभाविक है अजीत। आप बता रहे कि विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं और इनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के पद पर हो गई। ये तो क्वांटम जंप है किसी के लिए भी, लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे हो पाया अजीत, और किसी की निगाह नहीं गई इस पर? अब चूंकि इस मामले में चूंकि मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। अनऑफिशियली अधिकारियों ने हमें इतना तो बताया है कि वेतनमान तो समान है, हो सकता है, लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि भाई एक स्कूल का अध्यापक एक विश्वविद्यालय के सिस्टम को कैसे रन कर सकता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और चूंकि इसके लिए विज्ञापन नहीं निकला तो मंत्री ने 4 लोगों के नाम भेजे थे और 4 में भी पहले ये बता दिया था कि इन्हीं को किया जाना है और ऐसा बताया जा रहा है कि मंत्री के साथ पढ़े हैं, उनके क्लासमेट हैं, तो इसलिए उनका इस पद पर इनकी नियुक्ति कर दी गई है। जी, बहुत धन्यवाद आपका अजीत राठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ आपदा को आज 8 वर्ष बीत चुके हैं। इन 8 वर्षों में केदारनाथ धाम की तस्वीर बहुत बदल चुकी है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम आज भी जारी है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का अहम योगदान रहा है। आपदा के बाद निम्स ने धाम के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग को तैयार किया। आपदा से ध्वस्त हो चुके 16 किलोमीटर पैदल मार्ग को निम्स ने दूसरी जगह से तैयार कर 18 किलोमीटर का बनाया। इससे यात्रियों को बहुत राहत मिली। इसी पैदल मार्ग पर छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, लिंचैली और बड़ी लिंचैली बनाई गई है। यहां पर तीर्थयात्रियों के रहने की भी व्यवस्था की जाती है। और इसके अलावा केदारनाथ धाम में आपदा के बाद हेलीपैड, मंदिर परिसर, आस्था पथ, मंदाकिनी पुल निर्माण, 5 तीर्थ पुरोहित भवनों के साथ साथ मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे सुरक्षा निर्माण का काम भी पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल, तीर्थ पुरोहित भवन, अस्पताल, पुलिस भवन के साथ साथ कुछ और काम होने बाकी हैं। तो पुनर्निर्माण का काम जारी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका इस पुनर्निर्माण के काम में। 8 वर्षों बाद पुनर्निर्माण के वजह से, उसके कारण तस्वीर केदारनाथ धाम की बहुत बदल चुकी है। तबाही मची थी आज ही की तारीख को 8 वर्ष पहले, कभी ना भुलाई जाने वाली, उसके निशान आज भी बाकी हैं। स्थानीय लोग भी जख्म मिले हैं, उनको पीड़ा मिली है और वो भी याद करते सिहर उठते हैं। लेकिन उसके बाद पुनर्निर्माण का काम हुआ है। हम आपको यात्रियों की संख्या बता रहे हैं। 2018 में 7,72,390,
2017 में 4,71,235 तीर्थयात्री वर्ष दर वर्ष ये तीर्थयात्री बढ़े हैं। देखिए 2016 में 3,49,123। इस तरीके से आपदा के बाद 2015 में देखिए 1,59,000 मात्र गए थे। उसके बाद लगातार 2016, 2017, 2018, 2019 लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ी है। लेकिन पिछले साल भी कोरोना का प्रभाव था, इसका जरूर प्रभाव पड़ा है तीर्थयात्रियों की संख्या पर। केदारनाथ में जो ड्राइंग के रूप में काम होना था, जो वहाँ का मास्टर प्लान है, उसमें किसी काम में 80% भी काम हो गया, कहीं 70% भी काम हो गया, कहीं 85% भी काम हो गया है। और आज ही मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जितने वहाँ पे हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके साथ कमिश्नर गढ़वाल की एक बैठक भी रखी जाएगी, जो कि हमारे COD हैं उसके देवस्थान और DM उस बैठक में रहेंगे, ताकि उनके जो भी कुछ अब घटनाएं उनको दूर करें। और केदारनाथ आपदा के 8 वर्ष पूरे होने पर आप नेता अजय कोटियाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों में सरकार को और तेजी लानी चाहिए। सरकार को केदारनाथ के मास्टर प्लान पर और बेहतर काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जिस तरह से पुनर्निर्माण करा रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। आपको बताएं कि निम्स के प्राचार्य रहने के दौरान केदारनाथ में आई आपदा के बाद पुनर्निर्माण का जिम्मा अजय कोटियाल के पास था और फिलहाल वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आज सबको पता है कि कितना बड़ा डिज़ास्टर उत्तराखंड में आया था और सबसे ज़्यादा अफेक्ट केदारनाथ वैली में हुआ था। अगर केदारनाथ मंदिर से लेकर के और सोनप्रयाग जो कि 22 किलोमीटर है, पूरी सड़कें गायब हो गई, जितने घर थे सारे के सारे गायब हो गए, घोड़े खच्चर इंसान जो थे वो आज तक मतलब वो सब की डेथ हो गई। इसका मतलब उसकी ट्रेजेडी का तो कोई इंटेंसिफिकेशन हम दे नहीं सकते। लेकिन साथ में ये है कि इंसान है हम लोग, और क्योंकि आस्था की जगह है तो हमें तो दिल से सरकार को एफर्ट लगाने चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे रूप में इस डिज़ास्टर के बाद केदार घाटी को लाया जा सके। तो 8 वर्ष पूरे हो गए हैं और निम्स का प्राचार्य रहते हुए अजय कोटियाल ने पुनर्निर्माण के काम में बड़ी भूमिका निभाई। अभी फिलहाल वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और अब उनका कहना है कि वो पुनर्निर्माण के कार्य से संतुष्ट नहीं है। 22 किलोमीटर केदारनाथ मंदिर से सोनप्रयाग तक का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था, बहुत कुछ बह गया था, अब वो बहुत हद तक बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। कल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। इसके बाद दिल्ली रामनगर कॉर्बेट इको ट्रेन को रेल मंत्रालय की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। जल्दी ही इस पर काम शुरू होने का भरोसा मुख्यमंत्री तीरथ रावत को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की रेल मंत्री पीयूष गोयल से हुई मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है। रुड़की देवबंद रेलवे का काम बहुत जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ साथ टनकपुर बागेश्वर डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेलवे लाइन के सर्वे को भी मंजूरी दे दी गई। और पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 जगहों पर भारी मलबा और बोल्डर गिरने की वजह से ट्रैफिक ठप पड़ गया है। जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ टनकपुर 125 घाट पर चुपकोट, देहली बैंड और शहीद बल्दिया गेट तीनों जगहों पर भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे। इसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया। वहीं NH की टीम रास्ते को खोलने की कवायद में जुटी हुई है। तस्वीरें देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी से कितनी बड़ी तादाद में मलबा और बोल्डर सड़क पर आकर गिरे और इसी वजह से ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया। इधर जोशीमठ मिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 2 दिनों से बंद है। अरणी में भारी भूस्खलन की वजह से 40 मीटर सड़क धंस चुकी है और इसके बाद से अब तक हाईवे को खोलने का काम शुरू नहीं हो पाया। हालत ये हो गई है कि BRO को सड़क कटिंग के लिए जमीन तक नहीं मिल पाती और ऐसे में अब सड़क को गांव के बीचों बीच लाने की योजना पर काम किया जा रहा है। रेणी गांव के ग्रामीणों से इसके लिए जमीन लेने को लेकर बात भी की जा रही है। प्रशासन पिछले 2 दिनों से इसे लेकर ग्रामीणों से चर्चा कर रहा है। SDM और प्रशासनिक अधिकारी बात कर रहे हैं और वहीं यहां पर हुए भूस्खलन की वजह से भारत नेपाल सीमा पर ITBP के साथ साथ दर्जनों गांव के लिए आवाजाही प्रभावित हुई।
4 तस्वीरें हैं। इसी जगह पर फरवरी में ऋषिगंगा नदी में आए सैलाब ने तबाही मचाई थी, आपको याद दिला दें। लाइव तस्वीरें भूस्खलन की। और उत्तरकाशी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उसने बीमा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। उत्तरकाशी में एक महिला के साथ बीमा के नाम पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। 3 जून को मानसौड़ बथेड़ी की रहने वाली टीचर लक्ष्मी चौधरी ने कोतवाली में यह केस दर्ज कराया था। लक्ष्मी चौधरी ने 2018 में एक कंपनी से बीमा कराया था। इसके बाद किसी अज्ञात शख्स ने 2020 में उन्हें इसे लेकर फोन किया। उसने 20 लाख रुपए उनसे 2 अलग अलग अकाउंट में डलवाए। वहीं मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने पहले आरोपियों की पहचान की और हरियाणा के साथ साथ यूपी के नोएडा में दबिश डाली। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी मुकुल सुखीजा की बट इंटरनेशनल के नाम से कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी के ब्रोकर के तौर पर काम करती है। आम नागरिकों के साथ पॉलिसी के नाम पर यह बात करते हैं, फिर पॉलिसी में इनकम टैक्स और जीएसटी के नाम पर पैसे डलवाते हैं और इन्हीं की धोखाधड़ी की शिकार लक्ष्मी चौधरी भी हुई। इसी महीने की 3 तारीख को एक महिला जो उत्तरकाशी की रहने वाली है, उन्होंने थाने में एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ कॉल उनके पास आई और फर्जी तरीके से उन्होंने दूसरे अकाउंट में पैसे डलवाए उनसे और उनको बोला कि आपके नाम से LIC और पॉलिसी कुछ हम बना रहे हैं जो बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद पुलिस ने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि एक फर्जी कॉल सेंटर बनाकर एक व्यक्ति जिसका नाम मुकुल सुखीजा है अपने कुछ साथियों के साथ इस काम को कर रहा है और लोगों को कॉल कराकर उनसे पैसे अपने अकाउंट में डलवाता है। इधर रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर धाम के बाद बूढ़ा मदमहेश्वर की पूजा का अपना महत्व है। यहाँ पर पांडव सेरा में महाभारत काल के पांडवों ने जो धान की फसल बोई थी वो आज भी उगती। दूसरे केदार के नाम से जाने जाने वाले भगवान मदमहेश्वर के इस धाम के शीर्ष पर बूढ़ा मदमहेश्वर का मंदिर है। इसके चारों ओर भोजपत्र के पेड़ लगे हुए हैं। बूढ़ा मदमहेश्वर मंदिर को एड़िए झाड़ियां और वन देवियों का वास माना जाता है। यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। लोगों का मानना है कि जब मदमहेश्वर के लिए जाने वाले पैदल मार्ग का निर्माण नहीं हुआ था, तब भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से धाम के लिए रवाना होकर इस स्थान पर विश्राम करती थी। मान्यता है कि भगवान मदमहेश्वर की पूजा अर्चना के बाद बूढ़ा मदमहेश्वर की पूजा से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से इस वक्त हमारे पास है। संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव, मौत मामले में SIT गठित कर दी गई है। एसपी आकाश तोमर ने एक SIT गठित की है। स्पेशल टीम का नेतृत्व करेंगे ASP पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी और इस टीम में शामिल किए गए हैं CO सिटी, CO लालगंज, इंस्पेक्टर लालगंज, इंस्पेक्टर विनीत मिश्र, इंस्पेक्टर संजीव कटियार और SWAT इंचार्ज। ये SI टीम मौत की हर पहलू की जांच करेगी। लगातार ABP गंगा ने सवाल उठाए, हमने लगातार प्रश्न पूछे और उसका ये असर है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, क्या खबर मिल रही है आपको इस SIT गठन के बारे में? जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ के SP जो आकाश तोमर हैं, उन्होंने जो ABP नेटवर्क के संवाददाता थे सुलभ श्रीवास्तव, जिनकी संदिग्ध हालत में डेड बॉडी पाई गई थी, उस मामले में एक SIT का गठन किया है और SIT की अगुवाई जो है वो एडिशनल SP रैंक के अफसर को दी है। इसमें 2 डिप्टी SP हैं, 3 इंस्पेक्टर हैं, कुछ और पुलिस वालों को शामिल किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सुलभ के परिवार वाले लगातार ये कह रहे थे कि हमें प्रतापगढ़ की पुलिस पर भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि बाहर की किसी टीम से जांच कराई जाए या CBI जांच कराई जाए, तो फिर पुलिस ने आखिर वही काम क्यों किया जिसको लेकर आशंका जताई जा रही थी। बहरहाल इस बारे में भी जो अफसरों की दलील है कि सबसे पहले टीम गठन करने से पहले सुलभ के परिवार वालों को विश्वास में लिया गया है, उनको ये भरोसा दिलाया गया है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, पारदर्शी तरीके से होगी, उसमें कोई दबाव नहीं रहेगा और जांच की जो प्रोग्रेस है वो उसके बारे में लगातार उनके परिवार वालों से संपर्क रखा जाएगा। तो अधिकारियों का यही कहना है कि सुलभ के परिवार वालों को भरोसे में लेकर ये टीम गठित की गई है। एडिशनल SP रैंक के अफसर को जांच की कमान सौंपी गई है और जो कुछ भी होगा वो दूध का दूध पानी का पानी होगा, इस तरह का दावा बड़े अफसरों की तरफ से किया गया है। मोइन, लेकिन सवाल सिर्फ परिवार की तरफ से नहीं और भी लोगों द्वारा उठाए गए। आपने भी ये विषय रखा कि जिस पुलिस पर
एक्शन लिया गया हो, साठगांठ की वजह से शराब माफिया के साथ, वो क्यों जांच करेगी? उस क्षेत्र से बाहर की पुलिस कम से कम जांच करे। तो अब इस प्रकार की एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें वहीं के अफसर शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है प्रश्न तो उठेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब परिवार को यकीन नहीं था, प्रतापगढ़ के मीडिया कर्मियों को यकीन नहीं था, प्रतापगढ़ की जनता को यकीन नहीं था वहां की पुलिस पर, तो वहीं की टीम से जांच कराने का कोई बहुत औचित्य समझ में नहीं आता। बेहतर होता कि रेंज के या जोन के किसी दूसरे जिले के किसी पुलिस गजेटेड ऑफिसर को जांच सौंपी जाती, तो कम से कम जो चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, कम से कम वो सवाल ना उठते। तो कहीं ना कहीं ये जो मंशा है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और इस तरीके के सवाल उठने वो लाजमी है। निश्चित तौर पर जो सुलभ के परिवार वाले हैं, उनकी जो मांग थी उनको दरकिनार किया गया है। ये दावा जरूर किया गया है कि परिवार वालों को विश्वास में लेकर के ये एसआईटी गठित की गई है, लेकिन परिवार ने दबाव में ये सहमति दी है या किस तरीके से सहमति दी है, ये जब जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट आने लगेगी उसके बाद साफ हो पाएगा। अब मोइन, इस बारे में क्या आपकी एडीजी प्रयागराज जोन से बात हो पाई है? नहीं, अभी उनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि वो एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में लखनऊ गए हुए हैं। इस वक्त किसी मीटिंग में व्यस्त हैं। उनका फोन उनके पीआरओ ने उठाया, बताया कि कोई हाई लेवल मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में व्यस्त है और बाहर निकलते ही उनसे बात हो पाएगी। तो अगर उनसे बात होती तो यही सवाल पूछा जाता कि परिवार के लोगों ने खुद उनके सामने ये कहा था कि हम प्रतापगढ़ पुलिस से जांच नहीं चाहते। उन्होंने ये बात एबीपी गंगा के कैमरे पर जो है भी कही थी कि परिवार वालों को विश्वास में लेकर ही परिवार जिस तरीके की मांग चाहेगा हम उस तरीके की जांच करवाएंगे जो है। तो जब परिवार लगातार कह रहा था, स्थानीय मीडिया कर्मी कह रहे थे, स्थानीय जनता कह रही थी, विपक्षी पार्टियों, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि प्रतापगढ़ के बजाय किसी दूसरे जिले की पुलिस से जांच करा दी जाए, और या बेहतर होगा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे हुए हैं उसमें कहीं किसी अलग एजेंसी से जांच कराए जाने की जरूरत थी। लेकिन 3 दिन के बाद फिर प्रतापगढ़ पुलिस को जांच सौंपे जाने का कोई बहुत औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल मोइन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए।